हाँ जी, पेज नंबर 17 का एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 है, अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड। रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। मेरे को इस वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास जो लाइंस होती हैं, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस होती हैं, वो हमारे पास दो लाइंस होती हैं। एक तो ये लाइन हो गई, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट। एक टेढ़ी लाइन दिखाएंगे, हम जानते हैं कि अंदर की तरफ होगा नॉर्थ और बाहर की तरफ होगा साउथ, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से हम किसी मैप को दीवार पर टांग देते हैं तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, ऊपर कश्मीर, नीचे केरला होता है, ठीक है। और इस तरफ आपका ये असम वगैरह और इस तरफ ये गुजरात, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो भी ईस्ट और वेस्ट तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन नॉर्थ अंदर की तरफ और साउथ बाहर की तरफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब भी किसी मैप को स्टडी करा जाता है तो उसको ऐसे रखकर स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे सीधी लाइन ना बनाकर हम ऐसे टेढ़ी लाइन बनाते हैं। इस टेढ़ी लाइन का मतलब ये है कि नॉर्थ इज इनवर्ड्स एंड साउथ इज आउटवर्ड्स। नॉर्थ इज इनवर्ड एंड साउथ इज आउटवर्ड। ईस्ट और वेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ईस्ट और वेस्ट ऐसे भी यहाँ पर ईस्ट यहाँ पर वेस्ट था, इसको ऐसे कर दो तब भी यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट रहेगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ इनवर्ड बस और बस ये होता है। तो अब आप ये देखिएगा, उन्होंने बोला अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन। वो ईस्टर्न लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। with the eastern line at 60 degree with vertical upward. तो सही। वर्टिकल अपवर्ड लाइन ये हो गई। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन। ईस्टर्न लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ साउथ का कोई अभी लेना देना नहीं है, तो नॉर्थ साउथ को जरा 2 मिनट के लिए गायब कर दो यहाँ से। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये वर्टिकल अपवर्ड है, अब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ईस्टर्न लाइन के साथ। डिग्री का एंगल इसके साथ में बना रहा है। उसके अलावा वो 60 डिग्री का ही एंगल बना रहा है वर्टिकल अपवर्ड के साथ। डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल अपवर्ड के साथ में। अब दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि भाई ये तो टोटल 90 डिग्री है, ये तो टोटल 90 डिग्री है, 60 तो 120 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी हमने दिखाई है 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड ज़रूरी नहीं है कि इसी प्लेन में हो, ये 20 मीटर पर सेकंड आगे भी हो सकती है। तो मान लीजिए ये लाइन ऐसे ना होकर ये लाइन ऐसे है, तो यहाँ से और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ से और इसके बीच में वर्टिकल अपवर्ड के साथ में इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आप जानते हैं, ऐसे हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये वाली जो लाइन है ये तो 60 डिग्री हो गई, सॉरी ये तो ईस्टर्न लाइन हो गई, ये वर्टिकल अपवर्ड हो गई, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, 20 मीटर पर सेकंड तो नॉर्थ के डायरेक्शन हो गया ना। कौन सा 20 मीटर पर सेकंड जो है वो जा रहा है तो नॉर्थ के डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। सुनिए, 20 मीटर पर सेकंड ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ के डायरेक्शन में हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ, वो भी नहीं पता मुझे किस तरफ है। तो देखिएगा इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक तो ये ईस्ट के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ईस्ट वाली डायरेक्शन है, मान लीजिए वो एक्स एक्सिस है,
और जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो मान लीजिए वाई एक्सिस है। अब हमारे पास जो नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन बची, वो वाली जो डायरेक्शन है वो वाली डायरेक्शन हमारे लिए फिर जेड हो गई, ठीक है। वो वाली डायरेक्शन हमारे लिए जेड हो गई, वो हम मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स वाई और जेड हम मान सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो ईस्ट वेस्ट वाली जो पूरी की पूरी लाइन है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूँगा, ठीक है। इसको मैं पूरी की पूरी लाइन को एक्स एक्सिस बोल दूँगा। और ऐसे ही जो नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है, उसको पूरी की पूरी को हम जेड एक्सिस बोल देंगे। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन है, अपवर्ड डाउनवर्ड वाली जो पूरी लाइन है, उसको मैं वाई एक्सिस बोल दूँगा। एक्स वाई और जेड ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब भी कभी यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि एंगल made by a line, angle made by a line with x-axis is called alpha. Is called alpha. Angle made by a line नहीं, angle made by a vector लिखो। Angle made by a vector with x-axis is called alpha. Comma with y-axis is called beta, and with z-axis is called gamma. Is called gamma. Full stop. Their respective cosines, are called direction, their respective cosines are called direction cosines. Their respective cosines are called direction cosines. ठीक, मतलब and represented as L is equal to cos alpha, semicolon M is equal to cos beta, semicolon N is equal to cos gamma. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ ना, पहले फिलहाल नोट कर लीजिए, cos alpha, cos beta, cos gamma, ये हो गया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस और DC's is L square plus M square plus N square is equal to 1। देखिए, ये एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, इसमें मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कहाँ पर वो वेक्टर है, ठीक है। वो नहीं दे रखा है इन्होंने, ना आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में दे रखा है, ना कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का कोई एंगल दे रखा है, नहीं। इन्होंने ये बोला है कि एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक बर्ड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ता है। और कैसे उड़ता है कि ईस्ट के साथ जिस भी डायरेक्शन में वो उड़ रहा है ना, वो हो सकता है अंदर की तरफ जा रहा हो सकता है बाहर की तरफ जा रहा हो सकता है ऐसे टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। ऐसे टेढ़ा आ रहा है तो वो ईस्ट के साथ में 60 डिग्री बना रहा है और वर्टिकल अपवर्ड के साथ में 60 डिग्री बना रहा है। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ वाली डायरेक्शन अंदर और बाहर वाली, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमको नहीं पता, तो वो मुझे पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि कोई भी वेक्टर है वो आड़ा टेढ़ा किसी भी डायरेक्शन में एंगल वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको बोलते हैं गामा। अच्छा, अब इनके सबके कोसाइन निकाल लो, यानी कि कॉस निकाल लो, तो क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं डीसीज या डायरेक्शन कोसाइंस, ये बोल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो अब एल यानी कि कॉस अल्फा, अल्फा भी 60 डिग्री है, बीटा भी 60 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे,
एल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ जी थीटा की वैल्यू 45 होगा अभी देख, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हाँ जी, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गामा 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कॉस गामा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए 1/√2, 1/√2, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वो देखिएगा, उन्होंने बोला है कि मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, क्योंकि therefore velocity vector of the bird can be written as can be written as, उसको लिखने का एक तरीका ये भी है, आपने यहाँ लिख दिया v वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर मेरे पास अलग अलग डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, लेकिन अलग अलग मेरे को जो वेक्टर है, वेक्टर के एंगल दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस को ले सकता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन भी मेरे को वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो ये अपनी ही तरह का अलग क्वेश्चन है, इस वजह से ध्यान रखना है। एल मतलब कि वो कॉस एल्फा, और एल्फा क्या है, वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, तो वो कॉस बीटा। ऐसे ही जो वो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है वो आपका गामा हो गया, तो कॉस गामा हो गया एन। चलिए जी, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये आएगा कैसे, अब यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 20, मैं लिखूंगा 20, तो ये ऐसे लिखना चाहिए था आपको, वी वेक्टर इज इक्वल टू 20, जो उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। एक्चुअली इससे डायरेक्शन निकलेगी, डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो इससे डायरेक्शन निकलेगी, डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा वेक्टर आ जाएगा। डायरेक्शन में याद है ना, जब यूनिट वेक्टर होता था तो उसमें जब हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते थे तो पूरा का पूरा वेक्टर निकल जाता था। तो मैग्नीट्यूड 20 दे रखा है, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 इंटू एल, एल हमने अभी अभी देखा, एल क्या था cos 60, cos 60 का मतलब क्या है 1/2, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर cos 60 आई कैप प्लस cos 60 जे कैप प्लस cos 45 के कैप। v वेक्टर इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। अब 20 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 20/2 आई कैप प्लस 20/2 जे कैप प्लस 20/√2 के कैप। क्या होता है कि अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करेंगे tan रूट, तो ये √2 इधर नीचे मल्टीप्लाई और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √2 2 टेंस आ, 2 टेंस आ, 2 टेंस आ, तो ये क्या बन गया tan i कैप प्लस tan j कैप प्लस tan√2 के कैप। अब आप आंसर देखिए, जो आंसर दे रखा है वो है tan i कैप प्लस tan√2 j कैप प्लस tan k कैप। तो उसमें क्या है, उसमें हमारी मर्जी है, हमने क्या करा, हमने एक्स एक्सेस ईस्ट डायरेक्शन को माना, यानी कि हमारे लिए अल्फा हो गया 60 डिग्री, हमने वाई एक्सेस जेड इसको माना जो आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हमारे लिए बीटा भी 60 डिग्री हो गया। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो
मतलब जो नॉर्थ और साउथ जिसको हमने वर्टिकली सॉरी इनवर्ड और आउटवर्ड वाली डायरेक्शन जो है हमने उसको z माना था, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने उसको z नहीं माना, इन्होंने इस वर्टिकली अपवर्ड वाली को z मान लिया, यानी कि 45 डिग्री इन्होंने इसको माना है। तो आप x एक्सेस इसको मान लो या आप इसको z मान लो या आप इसको y मान लो, आपको x, y और z ये तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल रखने हैं, यानी कि परपेंडिकुलर रखने हैं। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताते हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो भैया, आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो वो निकलेगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप, तो ये डायरेक्शन आ गया। डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, पूरा वेक्टर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड इन्होंने दे ही रखा है कि अ बर्ड मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो मैंने 20 उसमें मल्टीप्लाई करा, जैसे यूनिट वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसे, सही है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये ऐसा अरोड़ा का क्वेश्चन है और इसमें ये एंगल वाले क्वेश्चन कई बार ना पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला देखिएगा, ये नोट कर लिया हो तो बिठा दो जी, हो गया। अगला देखिए 21 में क्या है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूरी वेलोसिटी का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप बताओ, ठीक है। फाइंड द अदर कंपोनेंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे ये कह ही नहीं रहे हैं कि वो 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक तो कंपोनेंट दे रखा है इतना, आप दूसरा कंपोनेंट बता दो। तो दूसरा कंपोनेंट बताने का मतलब क्या है कि ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलाउंग मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी मेरे पास मैग्नीट्यूड दे रखा होता है एक डायरेक्शन वाला, तो वेलोसिटी स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप ये देखिए एक्स एक्सिस के अलाउंग जो दे रखा है हमको, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलाउंग 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, वी एक्स जो है वो 40 किलोमीटर दे रखा है। वी एक्स वैक्टर ये पूरा वी वैक्टर है और यहाँ वी वाई वैक्टर जो है ये मुझे कैलकुलेट करना है, समझ गए। तो उन्होंने बोला, दोबारा सुन लीजिए, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। मेरे को दूसरा कंपोनेंट बताना, कैसे बताएंगे, सीधी सीधी बात है, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आगे वाला लिखने की जरूरत तो नहीं है, 2vx vy और x और y के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो 2vx vy cos 90 तो जीरो ही हो जाएगा, चाहे तो लिख लो। ठीक है, ये तो हमारा पूरा का पूरा ये अगला वाला जीरो हो जाएगा, उसकी जरूरत है नहीं। v कितना हो गया 80, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 40 का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस 0। स्क्वायरिंग बोल सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 80 का स्क्वायर क्या होगा 6400 और इधर अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1600 प्लस वी वाई स्क्वायर रूट 4833।
वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 माइनस 1600। $4800 आ गया। 4800 अब स्क्वायर रूट इसका कर लोगे अपना, आप छोड़ दो, कर लेंगे, करके बताऊँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बता दूँ। चलिए तो वी वाई कितना हो जाएगा 69.28 किलोमीटर पर आवर, सीधा लिखा। 4900 होता तो आराम से 70 बता देते, मतलब 4800 है तो 4800 4900 से 100 कम है, तो इसीलिए जो वैल्यू है वो 70 से थोड़ा सा कम आ गई 69.2। ठीक है, तो किसी को ना आता हो तो भाई बता देना, स्क्वायर रूट में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। चलिए जी अगला देखिए एग्जांपल नंबर 22। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल को जनरली एक्स ले लेते हैं। 50 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर फिर से मेरे को ना z के बारे में कुछ जिक्र नहीं कर रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल x हो गया, वर्टिकल y हो गया। फिर एग्जांपल नंबर 22 देखिए क्या क्या दे रखा है। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल का मतलब है अल्फा दे दिया 50 डिग्री, x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है। If its rectangular component in the horizontal direction be 50 न्यूटन, फोर्स है ना Fx बोल दो, ये दे रखा है 50 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यानी कि एक तो हमको F निकालना है और एक Fy निकालना है। y डैश x डैश। और फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये दे रखा है। तो फोर्स ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 50 डिग्री। ये वाला जो है ना, ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास 50 डिग्री की वैल्यू नहीं है, हमारे पास cos 50 या sin 50 की वैल्यू नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, करेंगे कैसे वो बता देता हूँ। ऐसा मान लो कि ये 50 ना देकर मान लो 60 है। भाई हमारे पास एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है क्यों दे रखे हैं, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन जो है वो CBSE और ICSE के मिक्सड हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बीच में मैं बोल दूँगा जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ICSE वालों को साइंटिफिक कैलकुलेटर दे देते हैं 11th क्लास में आते हैं, तो उसमें उनको साइन और 50 डिग्री बस वो सीधा डालना है और वो सीधा आंसर आ जाता है उसमें। तो इसीलिए आप ये देखिएगा, अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो मैं नहीं कर पाऊँगा कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर से ही करेंगे। 50 डिग्री ना देकर ये हमको 60 डिग्री दे रखा है, मान लीजिए 50 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री दे रखा है। अब समझिएगा, इन्होंने बोला है कि अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, वो फोर्स क्या है F, वो मुझे निकालनी है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके बाद बोल रहे हैं इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी 50 न्यूटन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है दैट इज Fx, और वो कैसे निकलेगा, क्या होता है F cos 60, तो Fx इज इक्वल टू हो जाएगा F cos 60। अब देखिएगा ये जो Fx है ये दे रखा है हमको कितना 50 न्यूटन, 50 F मुझे नहीं पता और cos 60 में जानता हूँ कितना है 1/2, cos 60 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा तो F कितना आ गया 100 न्यूटन, ये तो आ गया 100 न्यूटन। दूसरा वो बोल रहे हैं कि आप ये और निकालिए Fy, तो Fy कैसे निकलेगा F sin 60,
एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 60। एफ 100 आई गया था, 100 इंटू √3/2, 50 √3 की चाहे तो वैल्यू डाल लेना, 1.732 होता है, ठीक है। अच्छा, ये तरीका समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया। अब cos 50 की वैल्यू अभी गूगल करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर मैच करो, ठीक है ना। हमारे पास cos 50 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, बस ये वैल्यू पता है। तो वो अभी करके देखिए cos 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है, और उसको आप इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो 50 में आपने 1/50 में आपने उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कराना, तो वो आप करके देखो, आपका आंसर यही आएगा जो दे रखा है। मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ। चलिए जी, अगला देखते हैं। An aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal. If the component of its velocity along the horizontal is 250 km per hour, what is the actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. 30 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे अपने आप करने का छोड़ दूँ, आप ये ट्राई करिएगा, आप बिल्कुल देखिएगा। इसमें उन्होंने क्या था कि एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एंगल इस बार 30 डिग्री दे रखा है। इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अलोंग यानी कि Vx, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो Vx 250 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो Vx की वैल्यू है हमारे पास 250, V नहीं है और cos 30 है, करके देख लीजिएगा। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, यानी कि V तो यहाँ से निकल जाएगी, फाइंड आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हाँ, जब साइन 30 से निकल जाएगा, V sin 30 से। 24 देखिएगा। A man rows a boat with a speed of 18 km per hour in the northwest direction. The shoreline makes an angle of 15 degree south of west
ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं दे रखी है, वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं दे रखी है, यानी कि अगेन 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो जब 2 डायमेंशनल प्लेन है तो फिर आप मैप को ऐसे पढ़ने की बजाय ऐसे ही पढ़ दो। जब 2 डायमेंशनल प्लेन दे रखा है तो देखिए, अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम आप बना लो और उसके बाद सॉल्व अपने आप करना। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, देखिएगा जरा। A man rows a boat with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब दे रखा है, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं दे रखा है। तो अब मैं नॉर्थ को वर्टिकली अपवर्ड और साउथ को वर्टिकली डाउनवर्ड मान लूँगा, ठीक है ना? रहेगा तो तब भी 90 डिग्री के एंगल पर ही। तो मैं आपको ऐसे देखने की बजाय वैसे ही देख लो, ठीक है? फालतू में खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशन ही दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 24। A man rows a boat with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ है भाई नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस प्लेन में कहीं पर उसकी बोट चल रही है, ठीक है? द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट जो शोर लाइन है मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब क्या है? वेस्ट का साउथ। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट का साउथ। तो वेस्ट का साउथ कहाँ होगा? इस तरफ। वेस्ट का साउथ इस तरफ। तो यहाँ से ये 15 डिग्री है। दिस इज शोर लाइन। शोर लाइन मतलब किनारा, शोर लाइन। Obtain the component of the velocity of the boat along the shore line and perpendicular to the shore line. Along the shore line and perpendicular to the shore line. कैसे निकलेगा? A man rows a boat with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसने ये नहीं बोला कि कितना नॉर्थ की तरफ कितना वेस्ट की तरफ, ये नहीं बोला। तो ऐसे में हम क्या मानकर चलते हैं कि एग्जैक्टली बीच में से जा रहा है। और जब एग्जैक्टली बीच में से जा रहा है तो क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये। तो इसको मैं परफेक्टली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलूँगा, ठीक है ना? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन परफेक्टली बोला जाएगा। अब आप ये देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी पर जा रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर। ये भी हो गई। और वो कह रहे हैं जो किनारा है ना, शोर लाइन जो है, तो शोर लाइन कितना एंगल बना रही है? वो बना रही है 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो भाई ये टोटल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है कि इसके अलोंग जो है, वो कह रहे हैं कि शोर लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट बताइए। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन। दोबारा समझिए, पहले 15 डिग्री बताओ, ये समझ में आ गया? नहीं है समझ में? उन्होंने बोला था तो हॉरिजॉन्टल होएगा ना? ये क्या था? सर्वो गिरदल चलता अरे है। भैया ध्यान रखो, डर लगता है ऐसे। क्या बोल रहे हो? द अलोंग द शोर लाइन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तुम्हारा भाई है।
ठीक है ना? तुम्हारा भूल गया तुम कंधा चटकाते हो सब, हाँ सब चटक। एक दिन बैठे हुए ऐसे कर रहा है कड़ कड़ कड़, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? भाई ध्यान रखो ऐसे मत चटकाओ। एक मेरा फ्रेंड था वो ऐसे करता था तो उसके यहाँ से ये जो हिस्सा है ना ये भी चटक जाता था, तो आवाज़ आती थी बड़ी कट से एकदम। कमाल है। यहाँ तो उंगली चटकाने में डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए। चलिए अब सुनिएगा, अब जो ये शोर लाइन है ना, ये जो शोर लाइन है, ये शोर लाइन को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लो। शोर लाइन का मतलब क्या है कि किनारा, ठीक। और वो जो बोट है वो बोट चला रहा है कहाँ पर, वो चला रहा है इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब अगली लाइन जो है वो देखिएगा, द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, हिंदी में समझो, साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट का साउथ उल्टा लिखा जाता है ना, साउथ ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट का साउथ। तो वेस्ट का साउथ कहाँ है, वेस्ट का साउथ तो इस तरफ है, ठीक है। तो वेस्ट का साउथ इस तरफ है, तो कितना 15 डिग्री, तो 15 डिग्री ये बना लिया मैंने, ये समझ में आ गया। तो ये शोर लाइन बन गई, हमारा किनारा बन गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि बोट कहाँ जा रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं दे रखा है, इसका मतलब परफेक्टली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। परफेक्टली मतलब बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है बोट ऐसे सीधी, और 45 इधर 45 इधर है ना, क्योंकि टोटल तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अब बोट की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जो बोट जा रही है वो इस शोर लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो वो कह रहे हैं अलोंग द शोर लाइन, अलोंग द शोर लाइन आप बताइए कि वो कितना क्या उसका कंपोनेंट क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 18 cos 60 है ना, 18 cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, 18 × 1/2 क्या होता है, आंसर देखो 9 है, 9 ही दे रखा है। अगला देखिए, एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन, परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन क्या होगा, अलोंग द शोर लाइन cos, परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन sin, तो क्या हो जाएगा 18 sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। तो 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 9 √3 की वैल्यू डाल दी, √3 की वैल्यू 1.732, यही आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद 25 वाला पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ मैं, इसको खुद ही समझ लो और खुद ही कर लो, ठीक ना है समझ में मुझे बताना अगली क्लास में, ठीक है। और ये जो आंसर आ रहा है ना 15 डिग्री, इस 15 डिग्री को ये मत सोचना कि ये नहीं हो सकता हमसे। सुन लीजिए, इसका एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। हमारे पास अगर sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री की वैल्यू अगर मान लीजिए हमारे पास है, तो मैं यहाँ से या 60 की 30 बोलो सर 40 में मैंने 38 हो जाएंगे, ठीक है, वो भी एक तरीका है। एक और तरीका बताओ, जैसे sin 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री को क्या बोलेंगे 2 sin 15 cos 15। याद है sin to थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा है ना, ये होता है, ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। ये फॉर्मूला है, बायो वालों के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि बायो करना तो ये फॉर्मूला याद रखना कि sin थीटा अगर है तो वो हो जाता है 2 sin आधा एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। और यहाँ से cos 15 कैसे निकाला जा सकता है, 1 - sin² 15, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये 10th में भी कर रखा है, 10th में करा है ना, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो cos थीटा कैसे निकलेगा 1 - sin² थीटा करके, ठीक है। ये इसमें वैल्यू डालकर और आप आंसर निकाल सकते हो, ट्राई कर लेना। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों से तो हो जाएगा, जिनसे नहीं होगा बता देना, तो मैं करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अब हमने अभी तक जितना भी देखा, जैसे वेक्टर्स के रिजल्टेंट देख रहे हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना देख रहे हैं, तो ये जो है ये वेक्टर्स की बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा अब आप देखिएगा कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का एडिशन हमने देख लिया, ठीक है। जो हम कहते हैं ना रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो वो एडिशन ही होता है, एडिशन हमने देख लिया। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का सीधे सीधे नहीं करा जाता, 2 तरीक़ों से करा जाता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। एक होता है डॉट प्रोडक्ट मतलब जब x और y इन दोनों के बीच में डॉट लगा देते हैं, मुझे ये पता है कि अगर दोनों के बीच में डॉट लगा दिया यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। और एक ये होता है कि जब दोनों के बीच में क्रॉस लगा देते हैं, तो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, ये समझिएगा। जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ऐसे दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स अगर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो हमें आउटपुट में स्केलर मिलता है। पहली चीज़ तो ये, जब कभी भी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट में मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास बस रख दिया, यहाँ पर भी 10 किलो है, इधर रखोगे तो भी 10 किलो है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर थिंग। अब ऐसे ही अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका आउटपुट हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से। तो देखिएगा, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम देखिए कैसे होता है कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इन दोनों को कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी और कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा बोला है ना उन्होंने, इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। अच्छा ये हुआ कैसे, ये देखिएगा, हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये दे रखा है बी वेक्टर, बी वेक्टर और ये एंगल थीटा है। कोई भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए उन दोनों का डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी है। किन्हीं भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए उनका डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी है, जब मैं खास तौर पर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब वो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो पाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो पाएगा कि मैं ये जानता हूँ कि अगर यहाँ से मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो मैं कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं निकालूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से होगा क्या, हम ये जानते हैं ना बी वेक्टर ये है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, तो ये तो बी कॉस थीटा हो गया। और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की जो ये पूरी लेंथ है, इसी से तो हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए, और बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। तो जब भी कभी हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। तो ये वाला जो है वेक्टर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल, ये तो मालूम है बी कॉस थीटा कैसे लिया, हमने ये करा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये तो ए वेक्टर है, ये ओरिजिन हमने मान लिया, ये बी वेक्टर है। अब मैं इसको मान लेता हूँ, चलिए ये पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, क्यू ये हो गया, ये हमारे पास O है, ये P है और ये Q है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर मैं cos थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। cos थीटा क्या हो जाएगा, ये है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस कितना है मेरे पास ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ओपी, cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी ओ क्यू तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और ये जो ओपी है ये कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लेंथ कहलाती है, तो ये बी हो गया। ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बी cos थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, बी cos थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये लेंथ आ गई, और यहाँ से और यहाँ तक वाली टोटल लेंथ जो थी ये ए वेक्टर इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग था, तो ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज कॉल्ड ए, तो ए में बी cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसलिए ये हमारे पास ये जो है वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ये होता है कि दोनों को सेम डायरेक्शन में कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी cos थीटा, बस ये होता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज इतना ही कर लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की क्लास मिस मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है जिसमें न्यूमेरिकल बी cos थीटा क्यू ओ बी के उसमें आ जाएगा फिर, नहीं समझा, अगर बी cos थीटा जहाँ आपने बी वेक्टर लिखा है वहाँ आ जाएगा फिर, अच्छा तो वो अलग कहानी है, ये वहाँ पर भी आ सकता है। मैं बताता हूँ। वो तो वो होगा जब इस वाले वेक्टर को आप ए वेक्टर को इसके अलाउंग देखना चाहोगे तो वो आपका ए cos थीटा हो जाएगा इसके, तो बी यही रहेगा और ए cos थीटा ऐसा तो बी इंटू ए cos थीटा अगर ए वेक्टर नहीं रहा, अगर ए वेक्टर नहीं रहा और अगर वहाँ से लेते तो वहाँ से बी cos जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, स्केलर प्रोडक्ट में दोनों को सेम डायरेक्शन में आने देगा, ठीक है ना। ओके Thank you, sir. ओके सर आपने शीट्स चेक कर ली? नहीं अभी नहीं कर पाया, कल तक या परसों तक दे दूँगा पक्का।